क्या विपक्ष का सड़क पर उतरना ही सरकार को भारी पड़ने लगा है? क्या सरकार झूठ बोलकर अब खुद फिसलने लगी है? पैलेट गन पर झूठ, पाठशालाओं पर झूठ, क्या अब देश को जुमलों के बाद झूठ से चलाने की तैयारी है? दिल्ली में राहुल गांधी लगातार पैलेट गन पर सरकार को घेर रहे हैं, पीड़ितों के लिए न्याय मांग रहे हैं। आज उनको मिली एक बड़ी कामयाबी, लेकिन कैसे सरकार उनको डिरेल करने की कोशिश कर रही है? देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान चला रखा है। इसका असर दिख भी रहा है, लेकिन राजस्थान में सरकार ने उनके स्कूल में घुसने पर ही रोक लगा दी, तो आज वहां हो गई हिंसा। क्या सरकार को देश को बताना चाहिए कि विपक्ष कैसा व्यवहार करे? क्या नेताओं को मंदिर बनाना है, वंदे मातरम सीखना है, या फिर हाँ में हाँ मिलानी है? जानेंगे कौन है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। उनके किए कारनामों को सुनिए और जानिए कि मैं क्यों उनको यू टर्न मिनिस्टर मानता हूं। बड़ा सवाल, जरूरी सवाल। सीजेपी की गांधीगिरी के सामने लंपटगिरी हो रही है, उस पर रोक लगेगी या नहीं, और रोक कौन लगाएगा? दोषियों को पकड़ा जाएगा या नहीं? नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वो तभी दबेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ना। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कवि दुष्यंत कुमार के शब्द। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये लाइनें आपने सुनी होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ हंगामे वाली लाइन पर अटक गई है। उसने सूरत बदलने की कोशिश को भुला दिया है। तभी तो सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी का धरना सिर्फ हंगामा खड़ा करने की कोशिश रही। वो वंदे मातरम से ध्यान भटकाना चाहते हैं, फुटेज खाना चाहते हैं। राहुल गांधी राजनेता हैं, वो फुटेज खाएं, हंगामा करें या ध्यान भटकाएं, सरकार के लिए ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि जिस साहिल लोचब के साथ राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में डीसीपी के ऑफिस के बाहर बैठे, उसके शरीर पर पैलेट के निशान क्या झूठे हैं? दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल, एम्स अस्पताल की रिपोर्ट्स में यह पुष्टि हो चुकी है कि 19 साल का साहिल पैलेट के छर्रों से घायल हुआ। रिपोर्ट कहती है कि जब साहिल को अस्पताल लाया गया तो उसकी आंख, सीने और बाह में छर्रे घुसे हुए थे और उसके शरीर से खून निकल रहा था। छर्रों की वजह से साहिल की एक आंख खराब हो चुकी है। उसके दिल के पास भी कुछ छर्रे लगे हैं और खतरे को देखते हुए उन्हें निकाला नहीं गया है। पिछले 1 महीने में साहिल और उनकी मां शिकायत दर्ज कराने के लिए कई बार संसद मार्ग के थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली। वहां से उन्हें कनॉट प्लेस के थाने भेज दिया गया। वहां भी शिकायत दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनसे कहा गया कि वो क्राइम ब्रांच के मुख्यालय जाएं। वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने बताया कि सीधे क्राइम ब्रांच में शिकायत नहीं होती। अगर राहुल गांधी इसमें राजनीति कर रहे होते तो वो पहले ही धरने पर बैठ जाते। जब साहिल की शिकायत किसी भी थाने में दर्ज नहीं हुई तो राहुल गांधी खुद संसद मार्ग थाने में पहुंचे, धरने पर बैठे। उन्होंने मांग की कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे, लेकिन पुलिस ऐसा करने से मना करती रही। ये किसके दबाव में हुआ? जबकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जुलाई की सुबह पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज जर्नल डायरी एंट्री में साफ लिखा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट ने एंटी रायट गन से पैलेट फायर किए थे। इसके मुताबिक जोन 1 के डीसीपी के आदेश पर 2 राउंड प्लास्टिक गन फायर हुए। ये बात आ चुकी है, ये बात कागजों पर है। इस मामले पर पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद
और घायल छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि रिकॉर्ड में भले ही प्लास्टिक पैलेट दर्ज हो, यानी मेटल पैलेट नहीं, प्लास्टिक पैलेट, लेकिन प्रदर्शनकारियों के शरीर से मेटेलिक छर्रे निकले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उस दिन पैलेट सिर्फ साहिल लोचब के शरीर से निकले। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन 25 वर्षीय घायल छात्र शेख इरशाद मंसूरी की सफदरजंग अस्पताल में सर्जरी की गई। उसकी एमएलसी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर से मेटेलिक फॉरेन बॉडीज यानी धातु के छर्रे निकाले गए। इसी तरह आउटलुक के पत्रकार भी घायल हुए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी पैलेट होने की पुष्टि हुई है। तो फिर सरकार किस हिसाब से बार बार कह रही है कि पैलेट गन नहीं चली और राहुल गांधी सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। साहिल लोचब चलता फिरता सबूत है कि पैलेट गन चली और आज ये सबूत खुद चलकर राहुल गांधी के साथ संसद मार्ग के थाने में धरने पर बैठ गया। सरकार सच को झुठलाने की कोशिश कर रही है और वो जितनी कोशिश कर रही है उतनी तेजी से उसका झूठ फिसल रहा है। राहुल गांधी ने संसद मार्ग के थाने में मीडिया से बातचीत की, साहिल के शरीर पर मौजूद छर्रों के निशान दिखाए, अस्पताल की रिपोर्ट दिखाई और कहा कि पुलिस को ऊपर से आदेश है कि एफआईआर न की जाए। ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। देर शाम होते होते सरकार एक बार फिर झुकी। साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। पहले मंत्री का इस्तीफा और अब अपने ही अमले के खिलाफ एफआईआर। फिर साबित हो गया कि सरकार झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। अब सरकार की तथाकथित सीधी रीढ़ झुकने भी लगी है और इसका सबसे बड़ा कारण विपक्ष का सड़क पर उतरना है। फॉर्मूला बन रहा है, सड़क पर उतरेंगे तो सत्ता झुकेगी। इसमें बड़ा सवाल यह है कि यह बात विपक्ष को कब और कितनी जल्दी समझ में आएगी। यह वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सच के खिलाफ साजिश दिल्ली में नहीं हो रही, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हो रही है। दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर जयपुर की बगरू विधानसभा चलिए। वहां एक गांव है जिसका नाम है रामपुर कंवरपुर, जहां स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी की टीम और उस पर जानलेवा हमला हो गया। यह घटना देखकर लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के जवाब में बीजेपी ने भी एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसका नाम रखा जा सकता है स्कूल ठीक करने वालों को ठीक करो। पहले स्कूलों में उनकी एंट्री को एक सरकारी आदेश के जरिए रोका गया, फिर वो नहीं रुके तो उन पर हमला किया गया। यानी अगर कोई सुधार के लिए गांधीगिरी करेगा तो उसे लंपटगिरी से ठीक करने की कोशिश होगी। सीजेपी के नेता आशुतोष रंका सुबह सुबह अपनी टीम के साथ गांव के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां के सरकारी स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि वहां के बच्चे इन दिनों एक तबेले में पढ़ रहे हैं, गायों, भैंसों, गोबर और भूसे के बीच। गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में भी होता है। नर्सरी में लगे पौधों को इससे बढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन गांव के प्राथमिक स्कूल में पौधे नहीं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें बढ़ने के लिए गोबर नहीं, पक्का स्कूल चाहिए, बैठने के लिए बेंच चाहिए, किताबें चाहिए, साफ पानी चाहिए, शौचालय चाहिए। यही मांगने सीजेपी की टीम गांव पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही इन लोगों पर हमला कर दिया गया। टीम में शामिल पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, किसी का हाथ टूटा तो किसी का सर। अब सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बात स्कूल से आगे बढ़कर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे तक पहुंचेगी। आगे बताऊंगा मदन दिलावर क्या खेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर
उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। जिन लोगों ने सीजेपी की टीम पर हमला किया वो खुद को उसी गांव का बताते हैं। उनका कहना है कि सीजेपी देश विरोधी है। खुद को गांव वाला बताने वाले इन लोगों ने यह भी दावा किया कि सीजेपी के 200-250 लोग आए, अपने साथ हथियार लाए, लोहे के सरिये लेकर आए और उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। जबकि जो तस्वीरें वायरल हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि हमला गांव में मौजूद लोगों ने किया। और अब खबर आ रही है कि इनमें से कई लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एक और बात, सबने एक जैसे रटे रटाए बयान दिए, मानो एक ही पर्ची आई हो जिसमें लिखा हो क्या बयान देना है। एक खास वीडियो देखिए, इसमें ये पहले तो सीजेपी के लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में ये टीवी कैमरे के सामने आए और कहा कि उनको पीटा गया। इस बीच उन्होंने अपनी शर्ट जरूर बदल ली। जबकि जो गांव के असली लोग हैं वो बता रहे हैं कि स्कूल की हालत खराब है और स्कूल तबेले में चल रहा है। स्कूल में पट्टियां टूटी हुई है। हाँ। कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं? कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए, पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी विश्वास। तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तबेले में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ, तबेले में। आपका ये क्या, ये तबेला? ये हमारा ही है। और ऐसा नहीं है कि आशुतोष रंका ने पहली बार इस स्कूल का मुद्दा उठाया। पिछले साल भी वो अपनी टीम के साथ इस स्कूल में पहुंचे थे, तब भी ये स्कूल एक तबेले में चल रहा था। और हैरानी की बात यह है कि तब इस स्कूल से जुड़े लोगों ने खुद आशुतोष की टीम को बताया कि वो पिछले काफी समय से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि स्कूल ठीक किया जाए, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। साल भर पुराने इस वीडियो में जो महिला टीचर स्कूल की दुर्दशा पर सवाल उठा रही थी, वही आज स्कूल की हालत दिखा रहे एबीपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद मोइन को रोकती हुई नजर आई। आप बाहर जाइए सर। नहीं, हम बाहर चले जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये बताइए ये बच्चों की जिंदगी खतरे में है या नहीं है? इस तरीके से देखिए कैसे बच्चे, ये देखिए ये टीन शेड आधा गिरा हुआ है। ये आप बताइए ना कि आप हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। नहीं, आप बताइए ना, ये बच्चे जो है इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं और देखिए ये इस तरीके से ये हालत है इस स्कूल की, जहाँ पर टीन शेड गिरा हुआ है। पूरा क्लास जो है, पूरा स्कूल ये नहीं दिखाएंगे सर, प्लीज चलिए आप। पूरा सर अलाउ नहीं है। ये ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जी सुबह से कर रहे हो, सुबह से कर रहे हो। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये बताइए, ये बगल में भूसे रखे हुए हैं, मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कैमरे पर हाथ नहीं लगाएंगे, आप कैमरे पर हाथ नहीं लगाएंगे। आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते आप। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ पे जानवरों का चारा रखा है वहाँ बच्चों को, जहाँ जानवरों का चारा रखा है वहाँ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बताइए, बाहर जाओ, डिस्टर्ब। आप बताइए, आप कहाँ से डिस्टर्ब हो रही हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? शर्म आती है कि नहीं आती है? आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? यहाँ पर इस तरीके से बच्चों के साथ करेंगे? बिल्कुल जो है वो, हम सवाल कर रहे हैं आपसे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जवाब बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आप अपने घर के बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे? आप अपने घर के बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे? आप अपने घर के बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे? आप टीचर हैं, इस तरीके से बात कर रही हैं आप टीचर हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके अपने घर के बच्चे इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से
ये किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कहां पर, जिस जगह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसकी हालत क्या है। आप जो कर रहे हैं लाइव चल रहा है पूरा देश में। सर को नो, आप जो कर रहे हैं ना, आप लोग जो कर रहे हैं, आपकी ये टीचर्स जो कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है, लाइव चल रहा है ये। नहीं नहीं, हम बिल्कुल जा रहे हैं। आप बताइए, यहाँ जानवरों का चारा रखा है, वहां आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद से आप झगड़ा कर रहे हैं। आपकी टीचर्स किस तरीके से बातें कर रही हैं, क्या ये अपने बच्चों को इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाएंगे? तो आखिर एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि बदहाली का मुद्दा उठाने वाले अचानक हमलावर हो गए। असल में कुछ ही दिनों बाद राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव हैं और इस इलाके में बीजेपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी यहां के स्थानीय विधायक की है और विधायक जी नहीं चाहते कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बने। ये पंचायत बगरू विधानसभा में आती है, जिसके विधायक हैं बीजेपी के डॉक्टर कैलाश वर्मा। उन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया है और फिलॉसफी में डॉक्टरेट है। अब समाजशास्त्र की पढ़ाई की है तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि समाज का ध्यान असली मुद्दों से कैसे भटकाया जाता है। यही आरोप कांग्रेस ने भी लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि हमला करने वाले बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने स्थानीय विधायक के कहने पर हमला किया, जबकि राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जो इस समय सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में हैं, कहते हैं कि ये कॉकरोच बच्चों की पढ़ाई में रुकावट डालना चाहते हैं। मंत्री जी हैं मदन दिलावर। ये पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वसुंधरा राजे के खेमे से हैं। गुटबाजी है तो लोग मंत्री जी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मंत्री जी को विरोधियों की जरूरत नहीं, वो खुद ही काफी हैं। पक्के संघी हैं, संघ की शाखा में जाते रहते हैं, फैसले ले लेते हैं और फिर उनको तेजी से पलट भी देते हैं। उन्होंने कहा 6 दिसंबर यानी जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाए, लेकिन हल्ला मचा तो फैसला वापस ले लिया। फिर एक बार उन्होंने फैसला किया कि ग्रामीण इलाकों में माँ बाप बच्चों के नाम ठीक से नहीं रख पाते तो उनके नाम स्कूलों में बदले जाएंगे। घोषणा हुई कि सार्थक नाम अभियान चलेगा। इसका भी खूब विरोध हुआ और फैसला वापस हो गया। इसके अलावा मंत्री जी के बयानों पर तो एक अलग से पूरा वीडियो बन सकता है, वो फिर कभी और। ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गांव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूं। बच्चे भैंस के तबेले में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बेशर्म मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हिंसा को सही ठहरा रहा है। सोच का घटिया स्तर देखिए, हिंसा करने वालों को बधाई दे रहा है। लगता है इसी ने ये गुंडे भेजे होंगे। आगे चलते हैं। सवाल यह है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी रुकावट डाल रही है तो सरकार बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कर रही है। हालत यह है कि राज्य में 86,934 क्लासरूम्स ऐसे हैं जो बहुत खराब स्थिति में है। इतनी खराब स्थिति कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इन क्लासरूम्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राजस्थान में कुल 63,018 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 5,667 स्कूल तो ऐसे हैं जो बच्चों के लिए पूरी तरह असुरक्षित हैं। और ऐसा ही एक स्कूल उस रामपुर कमरपुर गांव का है, जिसे ठीक कराने के लिए आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे थे। जो तस्वीरें देखकर समझ में आता है, इस गांव में पक्के मकान हैं, कई कोठीनुमा घर हैं, सड़क भी है, कई घरों में गाड़ियां हैं और इस गांव में जहां तबेले में स्कूल चल रहा है उसके सामने एक बड़ा सा मंदिर भी है। यानी गांव में शिक्षा को छोड़कर बाकी सब कुछ है। स्थानीय विधायक और कुछ ग्रामीणों की प्राथमिकताएं क्या है वो इससे साफ हो जाता है। बस एक स्कूल ही रह गया है। पिछले साल स्थानीय मीडिया में इस स्कूल को लेकर खबर छपी। खबर के मुताबिक पिछले 40 सालों से इस स्कूल में गांव के और आसपास के बच्चे पढ़ने आते रहे हैं, लेकिन स्कूल की हालत जर्जर होने के बाद ज्यादातर बच्चों ने यहां से अपना नाम कटवा लिया है। जाहिर है जिन बच्चों ने नाम नहीं कटवाया वो उन बेहद गरीब परिवारों से आते होंगे जिनके पास प्राइवेट स्कूल पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, और उन्हीं बच्चों को अच्छा स्कूल दिलवाने की एक कोशिश को हिंसा के जरिए आज रोकने की कोशिश हुई। शायद यहां के नेता मानते हैं कि नहीं, स्कूल ठीक मत करो, सिर्फ चुनाव जीतने का गणित ठीक करो।
मंदिर पहले बनवा दो, स्कूल बाद में देखा जाएगा। वैसे भी भारत में करीब 20 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं, 3 से 4 लाख मस्जिदें हैं, लगभग 30,000 गुरुद्वारे और इतने ही चर्च हैं, जबकि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल कुल मिलाकर करीब 15 लाख। इनमें से लगभग 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस हिसाब से भारत के 1000 बच्चों पर मुश्किल से एक स्कूल भी नहीं है, जबकि हर 1000 लोगों पर लगभग 3 धार्मिक स्थल हैं। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है, बढ़ती रहे। मंदिर बने, मस्जिद बने, सभी भगवानों को ही क्यों, नेताओं के भी मंदिर बने, उनकी मूर्तियां लगे, लेकिन क्या ये सब देश के बच्चों के भविष्य की कीमत पर होना चाहिए? बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड नाम की एक संस्था ने कहा कि वो बिहार में 5 एकड़ की जमीन पर 112 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री मोदी का एक भव्य मंदिर बनवाएगी। हम यहां ये नहीं कह रहे कि इसमें बीजेपी या सरकार में बैठे हुए लोगों की सहमति है, लेकिन यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि कब हमारा ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों की तरफ जाएगा। इन दो तस्वीरों को अगल बगल रखकर देखिए। एक तरफ पुलिसिया हिंसा में घायल को न्याय दिलाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ मासूमों के भविष्य से न्याय करने की। लेकिन सरकार का रवैया वही, अड़ियल, एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल, तो दूसरी तरफ हिंसा का सहारा। क्या सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं? क्या इसलिए दिल्ली हो या राजस्थान का रामपुर कुंवरपुर गांव, जवाब में सरकार की हिंसा और बेरुखी का सामना हो रहा है। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा है, आंदोलन का स्वरूप बदल रहा है। इसी दबाव में प्रधानमंत्री हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गए। वर्टिकल यानी इंस्टाग्राम। अब सारे मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो भी जेन ज़ी से संवाद स्थापित करें। लेकिन सिर्फ वर्टिकल होने से, संवाद स्थापित करने से कुछ नहीं होगा। ये जेन ज़ी छलावों को पहचानती है, समझती है। इसे ठोस नतीजे चाहिए। नतीजे दे सकते हैं तो कुर्सी रहेगी, वरना बाहर का रास्ता नापिए। सरकार को याद रखना चाहिए कि 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा जरूर जयप्रकाश नारायण ने दिया था, लेकिन उसके पीछे ताकत छात्रों की थी। एक बार फिर छात्र मैदान में उतरे हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, मैसेज कीजिए। मैं आपके संदेश पढ़ता हूं और संदेशों को शामिल भी करता हूं। यह है शैलेंद्र सौरभ, कह रहे हैं दिबांग जी नमस्कार। वैसे तो एबीपी चैनल पर मैं आपको देखता सुनता रहा हूं और आपके निष्पक्ष विचारों का कायल हूं। कल पहली बार आपके दिबांग ऑफिशियल पर व्हाट्सएप वर्सेस इंस्टाग्राम वाला वीडियो देखा। आपके निष्पक्ष विचारों ने एक बार फिर आपका मुरीद बना दिया। उम्मीद है ये भरोसा कायम रहेगा। शैलेंद्र जी, मुझे आपसे शिकायत है, आपने इतने दिनों बाद मेरा चैनल देखा, क्या कर रहे थे जी? और ज़्यादा ज़रूरी सवाल, आपको ये कैसे पता चला कि दिबांग ऑफिशियल मेरा चैनल शुरू हो चुका है? ये ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। यह है सुरेश्वर सिंह। आपके राजनीतिक परिस्थितियों का बेबाक और सटीक विश्लेषण का मैं कायल हो गया हूं। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम को देखता हूं। आपकी पत्रकारिता को सलाम। सुरेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप और क्या क्या देखना चाहेंगे। हमारे दर्शक बढ़े तो मैं और बहुत कुछ करना चाहता हूं। उम्मीद है जल्द ही ये सब भी शुरू हो जाएगा। ये है अज़मी मसर्रत, कहती हैं दिबांग सर आदाब। अंधों के शहर में आईना बेचना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन तो नहीं। कुछ अच्छे आंखों के अस्पताल भी ज़रूरी हैं। बस दुआ है कि आंखें ठीक हो जाएं और हकीकत देख पाएं। अज़मी जी शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी। बहुत अच्छा लगा आप इसको पढ़कर। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे दर्शक भी हैं मेरे। आगे भी लिखते रहिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। और यह है शैली त्रिपाठी, कह रहे हैं कि हम अभी न चेते तो कभी न कुछ हो पाएगा। सरकार को सिर्फ अपने प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि जनता पढ़े, सरकार चाहती है कि सिर्फ जय श्री राम हिंदू मुस्लिम हो। शैली जी धन्यवाद, बहुत पकड़ से आपने अपनी बात रखी है। आगे भी लिखिएगा। आप बताएं कि आपको इस चैनल में और क्या क्या देखना है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या क्या बदलाव हमें करने चाहिए।
और इस चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए। धन्यवाद।